बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को मैं सशक्त नमन करता हूँ। और आज 21वीं सदी के महानायक सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति आंदोलन के जन्मदाता, जिन्होंने 21वीं सदी में सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के दिशा में जाति के आधार पर टूटे हुए लोगों को भाईचारा के सीमेंट से जोड़कर बहुजन समाज बनाकर एक नई क्रांति पैदा करने का जो महान काम किए, ऐसे महानायक परम पूज्य मान्यवर साहब काशीराम जी की आज परिनिर्वाण दिवस है। और इस परिनिर्वाण दिवस पर आज उनको अपना श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिलों से आप सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और उनके इस परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर एक संकल्प सभा के रूप में आज के इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। और इस संकल्प सभा में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित परम सम्माननीय केंद्रीय कोऑर्डिनेटर राज्यसभा के सांसद सम्माननीय रामजी गौतम जी, हमारे बीच में उपस्थित केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर सम्माननीय एडवोकेट एन.पी. अहिरवार जी, प्रदेश के सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्याम टंडन जी, और मंच में बैठे हुए सभी सम्माननीय मंचासीन अतिथिगण और छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जगहों से चल करके आए हुए मेरे बहुजन समाज के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता साथियों, आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही दुखद दिन है, क्योंकि इस देश में सोए हुए समाज को जगाने का काम जिस महापुरुष ने किया और जिसके बदौलत इस देश में एक वैचारिक क्रांति पैदा हुई और जिस क्रांति के कारण मनुवाद की जड़ काफी हद तक हिल चुकी है, ऐसे महानायक को आज हम सब श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मैं अपनी ओर से, अपने पूरे समाज की ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, छत्तीसगढ़ प्रदेश की ओर से परम पूज्य मान्यवर साहब काशीराम जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथियों, आज उनके जीवन संघर्ष, उनके जीवन मिशन के ऊपर में हमें संकल्प लेने की जरूरत है। मान्यवर साहब काशीराम जी, जब से उनको बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर एवं अन्य महापुरुषों के बारे में जब उन्हें जानकारी मिली और तब उन्होंने ये संकल्प लिया कि इस देश में हमारे गुरुओं के, महापुरुषों के विचारधारा के आधार पर और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के
जो संविधान है उस संविधान के आधार पर इस देश की समाज व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए और उस परिवर्तन को लाने के लिए उन्होंने अपने जीवन में संकल्प लिया। अगर हम उनके जीवन संघर्ष और मिशन के बारे में बात करेंगे तो इतना वक्त नहीं है, इतना समय नहीं है, लेकिन हमें उन बातों को याद करना होगा क्योंकि आगे उनके कार्यों को, उनके मिशन को ले जाने का काम करना है। तो किस तरह से मान्यवर काशीराम जी ने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के जाने के बाद इस काम को आगे किया। आप सभी साथियों को मालूम होगा कि जब 1848 में महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने इस आंदोलन को शुरू किया और 1890 में जब महात्मा ज्योतिराव फुले जी दुनिया से चल बसे तो 1892 से छत्रपति साहू महाराज ने जैसे महात्मा ज्योतिराव फुले जी अपने जीवन में इस आंदोलन को चलाना चाहते थे, ठीक उसी तरह से जैसा फुले जी चाहते थे वैसा के वैसा छत्रपति साहू महाराज ने भी अपने जीवन में इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन 1892 से लेकर 1922 तक छत्रपति साहू महाराज का जीवन संघर्ष रहा। लेकिन 1922 में जब छत्रपति साहू महाराज दुनिया से चल बसे तो उस कारवां को, उस आंदोलन को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जैसा फूले जी और साहू जी चाहते थे वैसा का वैसा, उसमें एक रत्ती भर भी ऊपर नीचे नहीं किया। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने उन दोनों महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाया। लेकिन जब बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी 1956 में दुनिया से चल बसे तो हमारे बीच में मान्यवर साहब काशीराम जी आ गए। जब मान्यवर काशीराम जी को बाबा साहेब अम्बेडकर फूले साहू का मिशन का उनको ज्ञान हुआ तो जैसे फूले साहू अम्बेडकर इस आंदोलन को चलाना चाहते थे वैसा की वैसा अपने जीवन में, या हम कहें 1964 से लेकर 2006 तक मान्यवर साहब काशीराम जी ने अपने इस आंदोलन को लगभग 42 साल चलाने का काम किया और उसमें अपने तरफ से कुछ नहीं, जो हमारे पहले के महापुरुषों ने जो किया था उसी को आगे बढ़ाने का काम किया। आज साथियों, मान्यवर साहब काशीराम जी के चले जाने के बाद उस काम को आगे बढ़ाने के लिए इस देश में माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपना जीवन समर्पित किया है और वो जैसे काशीराम साहब जी चाहते थे वैसे ही इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए वो संकल्पित है। लेकिन सवाल इस बात का है, क्या एक अकेली बहन जी के, एक अकेले के द्वारा ही या उनके एक अकेले के काम से ही एक कारवां मंजिल तक पहुंच पाएगा? अगर इसको मंजिल तक ले जाना है तो साथियों हम सबको आज ये संकल्प लेना होगा कि बहन कुमारी मायावती जी के सोच के आधार पर, क्योंकि मान्यवर काशीराम जी अपने जब वो जिंदा थे तो वो कहा करते थे, हमारे जैसे लोगों के पास कहा करते थे कि मेरे जाने के बाद इस कारवां को अगर कोई आगे ले जाने का काम कर सकती है
तो बहन कुमारी मायावती जी कर सकती है। ये मान्यवर काशीराम जी को भरोसा था, ये विश्वास था, और इसीलिए मान्यवर काशीराम जी ने बहन जी को अपने उत्तराधिकारी के रूप में उनको घोषित भी किया। और पिछले 2006 के बाद अगर आज हम देख रहे हैं तो ये कारवां बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। लेकिन साथियों, मान्यवर काशीराम साहब जी ने 3 जो संगठन खड़ा किया, एक संगठन बनाया वाम से, दूसरा संगठन बनाया DS4 और तीसरा संगठन बनाया BSP। तो वाम से बनाना क्यों पड़ा? पहले उनको BSP बनाने के बारे में, पॉलिटिकल पावर हासिल करने के बारे में जब उन्होंने विचार किया, सोचा कि इस देश के अंदर में हमें पॉलिटिकल पावर हासिल करना है। और क्यों हासिल करना है? क्योंकि जो समाज में जुल्म होता है, जाति होता है, न्याय होता है, अत्याचार होता है, तो उस अत्याचार का अंत कब होगा और कैसे होगा? जैसे कि अभी हम पूरे छत्तीसगढ़ में चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि सतनामियों के साथ बलौदा बाजार में बड़ी घटना हो गई, आदिवासियों के साथ सरगुजा में हसदेव अरण्य कांड हो गया, बस्तर में नक्सलवाद के आड़ में कभी पुलिस की गोली से तो कभी नक्सलियों की गोली से अगर मारे जा रहे हैं तो सिर्फ आदिवासी मारे जा रहे हैं। अभी आदिवासी ही नहीं बल्कि आप लोगों ने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में OBC समाज में साहू समाज के एक व्यक्ति को कवर्धा जिला में मकान के अंदर जिंदा पेट्रोल डाल करके जला दिया गया। तो साहू समाज के व्यक्ति को जला दिया गया। एक साहू को जेल में इतना मारा गया, इतना मारा कि पुलिस के मार से मर गया। उनके परिवार की माताओं को, बहनों को निर्वस्त्र करके उनकी पिटाई की गई। अब पूरे प्रदेश के अंदर में कहीं साहू OBC के लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमारे ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। कहीं आदिवासी चीख रहा है, चिल्ला रहा है, जैसे अभी हमारे ओयाम जी बोल रहे थे कि बस्तर की कहानी वो सुना रहे थे। अभी पूरे छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज चीख रहा है, चिल्ला रहा है। लगभग 200 लोग जेल के अंदर बंद पड़े हैं, सैकड़ों लोगों के ऊपर मुकदमा कायम हुआ है। तो आखिर इस तरह के जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार ये कोई पहली बार तो नहीं हो रहा है। आप लोगों को मालूम होगा कि जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ और पहला मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी जी बने, तो अजीत जोगी जी के समय भी बिलासपुर के पास तखतपुर से लगा हुआ एक हरदी गांव है, जहां पर जय स्तंभ को एक जिला पंचायत सदस्य एक ब्राह्मण था जिसने काट के फेंक दिया। और उस जय स्तंभ को काटने के बाद जब समाज के लोग अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान की बात करने लगे, तो एक दिन जोगी के शासनकाल में हरदी गांव में सुबह 7 बजे लाठीचार्ज हुई और सतनामियों के घर में घुस करके लोगों की पिटाई की गई। मां बहनों के अगर किसी ने कान में बाला पहन रखी थी तो बाला को ऐसे खींच करके पुलिस ले गई, कान फट गया। किसी के नाक में, हमारे इधर गुना बोलते हैं, गुना समझते हैं ना, नाक में पहनने वाला, उसको पुलिस वालों ने खींच के ले गया तो नाक फट गया। यानी कि ऐसी बेरहम पिटाई हुई। और जब विधानसभा में हमने ध्यान आकर्षण में लगाया तो तत्कालीन गृह मंत्री पटेल जी और उस समय के विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी,
ये दोनों के दोनों मेरे को अपने चेंबर में बुला करके कहने लगे कि रत्नाकर जी इस विषय को मत उठाइए, इसको वापस ले लीजिए। मैंने कहा क्यों? बोले इससे छत्तीसगढ़ में जाति दंगा होने का संभावना है। तो मैंने कहा मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूँ और मेरे समाज के साथ जुल्म हो और मैं अपने समाज के ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ मैं आवाज न उठा सकूं, तो क्या आप उठाएंगे? आप उठाएंगे? अरे आप तो मुझे मना कर रहे हो कि आप विड्रा कर दो इसको। तो कुल मिलाकर मेरा ये बताने का मतलब ये है कि उस समय भी सतनामी समाज के साथ ये जुल्म हुआ, लेकिन जोगी के शासन के बाद जब रमन सिंह जी की सरकार आई, बीजेपी की सरकार बनी, तो आप लोग भूल गए होंगे, मुझे याद है बोरसरा कांड हुआ। बोरसरा कांड हुआ मालूम है? हर घर के सामने, सतनामियों के घर के सामने पूरे घर का बर्तन, भाड़ा, चावल, दाल, खटिया, गोदरी, कूलर, फ्रिज, टीवी, मोटरसाइकिल, सारा सब कुछ हर दरवाजे के ऊपर होली की तरह जला दिया गया। मेरे साथियों, बीजेपी की सरकार के बाद फिर अभी पिछले समय कांग्रेस की सरकार बन गई और भूपेश बघेल जी चीफ मिनिस्टर हो गए। और भूपेश के शासनकाल में आपने देखा होगा कि फिर यही कवर्धा जिला के अंदर धर्मपुरा कांड हुआ। फिर सतनामी समाज के आत्मसम्मान और स्वाभिमान को कुचला गया। फिर समाज चिल्लाने लगे, चीखने लगे। मेरे साथियों, अब कांग्रेस की सरकार गई, फिर सरकार बदल गई। अब सरकार बदली तो फिर बीजेपी की सरकार आ गई। और जब बीजेपी की सरकार आई, विधानसभा चुनाव हुआ। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव कंप्लीट हुआ और लोकसभा चुनाव में फिर केंद्र में बीजेपी की सरकार बन गई, राज्य में भी बीजेपी की सरकार बन गई। और गिरौदपुरी के नजदीक अमर गुफा में 2 जय स्तंभ को काट के फेंक दिया गया। 15 मई को जय स्तंभ काटा गया। 16 मई को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और मैं, हम स्वतः मौके पे जाकर के मुआयना करके थाना वालों से, थाना में जाकर के कार्रवाई की मांग करने लगे। बाद में समाज के लोगों ने अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए बलौदा बाजार में एक बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए। और जब इकट्ठे हो गए तो उसके बाद की कहानी आप सबको मालूम है कि कैसे लाठीचार्ज हुई। लेकिन आपको मालूम है कि उस घटना में एक कांग्रेस का विधायक आज जेल के अंदर है। उस घटना में एक कांग्रेस का पार्षद जेल के अंदर है। उस घटना में एनएसयूआई के एक नेता बलौदा बाजार का वो जेल के अंदर है। इसका मतलब क्या है? कहीं न कहीं ये साजिश, ये षड्यंत्र है। मैं तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, खास करके हमारे सतनामी समाज के भाइयों को, अभी मैं पूरे घूम घूम करके भी इस बात को बोला हूं, अभी भी थोड़ा बोलना जरूरी समझता हूं। जब इस देश के अंदर में बाल गंगाधर तिलक जी जब दुनिया से चले गए तो महात्मा गांधी जी कांग्रेस के नेता बन गए। और जब कांग्रेस के नेता बने तो पहली बार जब छत्तीसगढ़ आए तो छत्तीसगढ़ में सुंदरलाल शर्मा जी, उस समय जो कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, उन्होंने गांधी जी से कहा कि अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मजबूत आधार देना है तो सतनामी समाज के गुरु को कांग्रेस के साथ मिलाना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहां संख्या तो सतनामी समाज का काफी है, लेकिन ये समाज गुरु के चरण में, ये गुरु के चरण के
दास है। तो चरण के दास माने गुलाम। तो ये गुरु के चरण के दास है। अगर गुरु को ही अगर आप कांग्रेस में ले ले तो ये समाज सारा के सारा कांग्रेस में चले जाए। तो उस जमाने में अगमदास गुरु जी थे। तो अगमदास गुरु को कांग्रेस ने अपने साथ ले लिया और अगमदास जी को टिकट दिया गया कांग्रेस के तरफ से। वो दुनिया से चल बसे तो उनकी श्रीमती मिनी माता को टिकट दिया गया, वो सांसद बन गई। जब वो दुनिया से चल बसे तो उनका सौत बेटा विजय गुरु जी थे, विजय गुरु को टिकट दिया। अब विजय गुरु जी के बाद अब वो बुजुर्ग हो गए तो रुद्र गुरु को दे दिया। रुद्र गुरु पिछले विधानसभा के विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे। तो लगातार अगमदास गुरु से लेके रुद्र तक एक भाई का खानदान चलते आया कांग्रेस के साथ। अब चूंकि समाज गुरु के चरण में और गुरु कांग्रेस के चरण में, हमारा समाज सारा उनके पीछे समझे के। तो एक और गुरु उन्हीं का भाई मुक्तामन दास जी थे। तो गुरु मुक्तामन दास जी के ऊपर करीब 302 का मुकदमा था। तब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी उसके मुकदमा को लड़ने के लिए छत्तीसगढ़ उनके केस में उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उसकी अपील की थी। और बाद में उसी मुक्तामन दास के जो संतान आज बालदास है और बालदास का बेटा कौन है? खुशवंत दास है। अब वो खुशवंत दास जी को अभी बीजेपी ने टिकट दी, वो चुनाव जीत करके आ गया। तो एक गुरु का परिवार मोहन भागवत जी के चरण में, मोदी जी के चरण में, और हमारा समाज का हमारे लोग क्या करते हैं? गुरु बालदास जी को क्या बोलते हैं? जगत गुरु बोलते हैं ना। तो एक तरफ हमारा समाज उनके चरण में और वो किसी और के चरण में। अब ये दो गुरुओं की वर्चस्व की लड़ाई गिरौदपुरी में। अब ये दोनों के वर्चस्व की लड़ाई में कहीं न कहीं कांग्रेस और बीजेपी के षड्यंत्र का शिकार सत्तामी समाज हो गया। तो मेरा ये बताने के कारण ये है कि साथियों, इस देश में एक तो मैं छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद की कहानी बता रहा हूं। अगर इसके पीछे जाए तो अभी हम केसरा कांड को भी नहीं भूले, पांडातराई कांड को भी नहीं भूले। लेकिन साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मान्यवर कांशीराम जी ने जब वो पूना में जब नौकरी में थे, तभी एक पूना के पास शेरीखेड़ी गांव में एक अनीता बाघमारे नाम के लड़की के साथ जब बलात्कार हुई और नेशनल हेराल्ड पेपर में जब ये खबर छप करके आया तो मान्यवर कांशीराम जी ने अपने मित्रों के साथ उसकी मदद करने के लिए गए। और जब उसकी मदद के लिए गए तो कोई बताने के लिए तैयार नहीं हुआ कि किस गांव में किस लड़की के साथ क्या घटना घटी। अंत में निराश होकर लौट रहे थे तो एक पोस्ट मास्टर का जा रहा था तो उसने बताया कि साहब मैं आपको ले चलता हूं उस गांव में। जब गए और उसके परिवार से मिले तो उसकी लड़की के पिताजी कहने लगे, माननीय कांशीराम जी ने कहा, भाई हम आपकी लड़की के बारे में ये घटना सुनकर आए हैं, आपका हम मदद करना चाहते हैं। ये 1964 का घटना है। जब माननीय कांशीराम जी जब मदद करने के नाम पर गए तो उन्होंने कहा, आप हमारी क्या मदद करोगे? सारे परिवार के लोगों को आंगन में निकाल दिया और आंगन में निकाल करके कहने लगे, मेरे परिवार के सारे
परिवार की परवरिश की जिम्मेदारी आप अपने ऊपर ले लो। जिस जालिम ने मेरी बेटी की इज्जत बिगाड़ने का काम किया है, आप इस गांव से बाहर नहीं जा पाओगे, उसके पहले मैं उसका गर्दन काट करके आपके कदमों के नीचे रख दूंगा। काशीराम जी सोचने लगे, ये तो बड़ा अजीब शर्त रख दिया। तब मान्यवर काशीराम जी के सामने उन्होंने कहा कि ये हमारी मजबूरी है कि हमें किसी जमींदार के खेत में काम करना पड़ता है, किसी ठेकेदार के ठेकेदारी में काम करना पड़ता है, किसी मालिक दोटिया के घर में हमें काम करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास जमीन नहीं, हमारे पास रोजगार नहीं। तभी काशीराम जी ने सोचा कि आखिर जमीन कौन दे सकता है, जमीन किसके पास होती है? तो जमीन सरकार के पास है। जमीन देने का काम सरकार कर सकती है, लोगों को रोजगार देने का काम सरकार कर सकती है, लेकिन सरकार कैसे बनती है? सरकार बनती है सांसद और विधायक से, और सांसद और विधायक कैसे बनते हैं? जनता के वोट से। और वोट किसके पास है? तो समाज के पास है। लेकिन वोट तो है, हमारे पास पार्टी नहीं है। तो मान्यवर काशीराम जी ने पार्टी बनाने की सोच बनाई, और जब पार्टी बनाने की सोच बनाई तो सबसे पहले उनके सामने लोगों ने सवाल खड़ा किया कि पार्टी बनाना तो ठीक है, लेकिन चलाएंगे कैसे? क्योंकि पार्टी चलाने के लिए पैसा चाहिए। तब मान्यवर काशीराम जी ने नॉन पॉलिटिकल रूट खड़ा किया, गैर राजनीतिक जड़ मजबूत किया कि जिस समाज के साथ जिस समाज के पास गैर राजनीतिक जड़ नहीं होता, वह समाज कभी राजनीति में कामयाब नहीं हो सकता। तो इसके लिए उन्होंने पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों को तैयार करके फिर एक सिद्धांत उन्होंने दिया, पे बैक टू दी सोसाइटी। हमें समाज को पे बैक करना है, समाज को देना है। क्या देना है? अपना दिमाग, अपना समय, अपना पैसा। अपना दिमाग, अपना समय, अपना पैसा हमें समाज को पे बैक करना है। किस लिए? कि जिस दास्ता की जिंदगी हमारा समाज जी रहा है, उस दास्ता से मुक्ति दिलाने के लिए हमें समाज को पे बैक करना है। मान्यवर काशीराम जी ने पूरे सारे देश के अंदर में इस समाज को तैयार करने का काम किया। बड़े पैमाने पर पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों को ऑर्गेनाइज किया। लेकिन साथियों, दूसरा एक कंसेप्ट कि बिना संघर्ष के सत्ता नहीं मिलती। तो संघर्ष करने के लिए DS4 बनाया, लेकिन DS4 बनाने के बाद अब सरकार बनाना है तो वोट दे तो दे किसको? फिर कांग्रेस को दें या फिर बीजेपी को दें? तब मान्यवर काशीराम जी के अंदर सोच आया कि हमें पार्टी खड़ा करना है। और जब पार्टी खड़ा करने की बात आई तो फिर अगर उसका भी एक कंसेप्ट उन्होंने तैयार किया कि अगर किसी का हम विरोध करते हो तो सही आपको बताना पड़ेगा कि भाई सही क्या है। जैसे अब कांग्रेस गलत कर रही है या बीजेपी गलत कर रही है, तो फिर सही क्या है ये हमें बताना पड़ेगा ना, सही करके हमें दिखाना पड़ेगा ना। तो इसके आधार पर बहुजन समाज पार्टी उन्होंने खड़ा किया। अब बहुजन समाज पार्टी बनाने के बाद आज हम देख रहे हैं कि साथियों, अभी भी हम लोगों ने जो मान्यवर काशीराम साहब ने जो बात कही कि पे बैक टू दी सोसाइटी, आज इस बात को हम लोग पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने का काम नहीं कर पा रहे, इसको तैयार करने का काम नहीं कर पा रहे। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, अभी इसी प्रोग्राम को करने के लिए हम लोग सोच रहे थे कि ये प्रोग्राम कैसे होगा। उस दिन पिछले महीना 9 तारीख को पिछले महीना गौतम साहब आए, उन्होंने कुछ सवाल मुझसे पूछा।
हमने कहा कि भाई हम लोग भी कुछ करने के बारे में सोच बनाए थे, अगर आप लोगों का आदेश निर्देश हो तो उस सोच को इम्प्लीमेंट करेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग इस काम को करो। जैसा उनका निर्देश प्राप्त हुआ, हमने उनके सामने कहा, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि समाज में एक उदासीनता है, एक निराशापन है, लेकिन इस समाज के अंदर में उत्साह पैदा करना पड़ेगा। तो कम से कम 100 ऐसे कार्यकर्ता, कमिटेड लोग, डेडिकेटेड लोग, हम संकल्प लें कि हम ये काम करेंगे और 5-5 हजार रुपया हम जमा करेंगे। और उनकी सूची हमने उनके सामने रखी। और आज आपको मालूम है कि 100 लोग अगर 5,000 रुपए देते हैं तो कितना बनता है? 5 लाख। लेकिन इस प्रोग्राम के लिए पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में अभी जब हम इस कारवां को लेकर के चले तो 10 लाख रुपए आप सारे लोगों ने 10 लाख रुपए निकल गया। और 10 लाख रुपए से 24 सितंबर से सोना खान से ये यात्रा शुरू करके 15 दिन पूरा यात्रा छत्तीसगढ़ के सारे जिलों को घूमते हुए आज उसका समापन करने के लिए मान्यवर कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर उसका अंतिम समापन का कार्यक्रम यहां रखा गया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं साथियों, धन की कोई कमी नहीं। मान्यवर कांशीराम जी ने हमेशा एक बात कही कि हमारा समाज अपने आप में सोचता है कि हम गरीब हैं, हम निर्धन हैं, हम कैसे लड़ेंगे। ठीक है, हम धनी धरती के लोग हैं, लेकिन साथियों सबसे ज्यादा मान्यवर साहब ने हमेशा इस बात के लिए हमें प्रेरित किया कि हम दिल और दिमाग से करेंगे। अगर हम अपने दिल और दिमाग की गरीबी को दूर कर दें तो कोई धन की कमी नहीं होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि साथियों, अगर आज बलौदाबाजार की घटना हो, चाहे बस्तर की घटना हो, चाहे कवर्धा की घटना हो, चाहे किसी भी जगह की घटना हो, चाहे रिजर्वेशन का मामला हो, हमारा आरक्षण खत्म करने का मामला हो, ये सारा सब कुछ कौन करता है? किसके द्वारा होता है? सरकार के द्वारा होता है। और सरकार बनाने का काम कौन करता है? तो हम सब जनता करते हैं। लेकिन जिस जनता के हाथ में वोट का ताकत है, हमने अपने वोट की कीमत नहीं समझा पाया, हमने अपने वोट का ताकत नहीं समझा पाया, हमने अपने वोट का महत्व नहीं समझा पाया। लोगों ने आज भी इस बात को नहीं समझ पाया। लोग यही बोलते हैं, को निर्पहोई हमें कहानी, चेरी छाड़ना कहावत, कोई राजा नहीं, हमें क्या है? जिसका खाएंगे उसका गाएंगे। तुम दे दो नोट, तुम्हारा है वोट, वाह रे मेरा समाज। और एक तरफ सत्ता में आने के बाद फिर हमारे समाज के साथ वही रवैया अपनाने का काम करते हैं। तो आज संकल्प लो, आज संकल्प लो, अगर सच्चे मन से, अगर मान्यवर कांशीराम जी को अपना आदर्श मानते हो और मान्यवर कांशीराम जी का सपना को साकार करना चाहते हो, तो ये संकल्प लो, चीखना चिल्लाना बंद करो, मांगना बंद करो, किसी के सामने हाथ फैलाना बंद करो, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से कहे कि बता तेरी रजा क्या है, अपने आप को बुलंद करो। कहीं कोई कमी नहीं होगी। इस छत्तीसगढ़ के अंदर में हमारी इतनी संख्या है, हमारे लोगों के पास, हम इतना कमजोर नहीं है। उस दिन मैं बस्तर गया था, यही कोयाम जी भाषण दे रहे थे, सामने में एक चद्दर बिछा दिया और लोगों से कहने लगा, अपील करने लगा। वहीं पर देके 2-2 रुपया लोगों ने डाला, 5,000 रुपया हो गया। और जब 5,000 रुपया हो गया तो और भी उनके जो भी शायद उसमें पूरा 10,000 था कि हाँ जी
हाँ, तो कुल मिला करके 10,000 रुपया इस कारवां को चलाने के लिए हम लोगों के हाथ में वहीं पर भेंट किया। तो जगह जगह लोगों ने हमें धन भी दिया है। जहां भी गए वहां लोगों ने खाने पीने रहने बसने का प्रबंध भी किया है। तो 10 लाख तो ये और खाने पीने का प्रबंध को मिलाकर लगभग कम से कम नहीं तो 12-15 लाख रुपए का बजट हम लोगों ने सारे लोगों ने मिल करके उठाने का काम किया। तो साथियों, हम कैसे सोच सकते हैं कि हम कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, कैसे कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। आने वाले 4 साल के अंदर अगर हमने ये संकल्प ले लिया तो आने वाला समय में मैं दावे के साथ कहता हूं, आज कसम खाओ, संकल्प लो कि छत्तीसगढ़ में हम सरकार बना के रहेंगे। छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज की सरकार बना के रहेंगे। बस एक संकल्प के साथ जाना है, ये सोच लेना है कि अब हम अन्याय नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे। लेकिन इसके लिए किसी ने मार दिया तो आप गिड़गिड़ाने लगो, चिल्लाने लगो, चीखने लगो। अरे चीखना चिल्लाना और जो भी गुस्सा है समाज में उसको उतारने का काम करो, समाज में सोए हुए लोगों को जगाने का काम करो और उसके लिए अपना हर तरह की ताकत को इकट्ठा करने का काम करो। 4 साल के समय है और ये 4 साल में आज देख लीजिए छत्तीसगढ़ के अंदर में कांग्रेस की जो स्थिति है वो भी अच्छी नहीं है, बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है। तीसरा विकल्प का तलाश छत्तीसगढ़ की जनता को है। बस आपको विकल्प बन करके उभरने की जरूरत है। अगर विकल्प बन करके उभरोगे, निश्चित रूप से दावे के साथ मैं कहता हूं साथियों, आने वाला वक्त आपका है। मैं मान्यवर साहब काशीराम जी को आज यही संकल्प लेते हुए कि आने वाले समय में मान्यवर काशीराम जी आपके सपना को साकार बनाने के लिए, उन लूटे पीटे गरीब भाइयों की समस्याओं को खत्म करने के लिए हम सत्ता में आपके हाथ में सत्ता दे करके, बहन जी के हाथ में सत्ता दे करके हम आपको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। ऐसी श्रद्धांजलि देते हुए समय ज्यादा हो गया, मैं माफी चाहूंगा, अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी।